बेटा सबसे पहले सेक्शन ए के क्वेश्चंस में A3 डाउट है। ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी इन रोटेटरी मोशन हैव एक्सिस, यहां पे एक्सिस होना चाहिए था साथ में। एक्सिस कहां से पास करती है? फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड द बॉडी, है ना, फ्रॉम एनी पॉइंट आउटसाइड द बॉडी। बेटा कहीं से भी पास कर सकती है, पासिंग फ्रॉम एनी पॉइंट। हो सकता है कि ये रॉड हो और ये इस तरीके से, इससे हमने क्या किया, एक मासलेस रॉड जोड़ दी एक, अब ये इस तरीके से घूम रही है। आप समझ पा रहे हैं? अब अगर ये इस तरीके से घूम रही तो एक्सिस कहां आ गई? यहां पे आ गई, तो बॉडी पे तो लाई नहीं कर रही। पर यही हो सकता है रॉड इस एक्सिस के बोर्ड घूम रही है, सेंटर के बोर्ड करके। बोलो आया? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेटा मैं बस आपसे इतना कहना चाह रहा हूं, पासिंग फ्रॉम एनी पॉइंट, है ना, फ्रॉम दी बॉडी, है ना, पासिंग फ्रॉम एनी पॉइंट मतलब कहीं से भी हो सकती है, इनसाइड आउटसाइड कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट, इसके बाद सेक्शन बी में बेटा आप लोगों ने पूछे हैं B13, एक और था, काट दिए क्या? B3 था। अच्छा B3 ऐसी मजे के लिए लिखवाया गया था, IX प्लस IY इक्वल टू IZ। B13 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ml²/3। ये कुछ बच्चे ना ऐसी खाली बस चलो मेरे को भी कोई डाउट लिखवाना है तो लिखवा देता है। B27 रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ डिस्क, रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्क का और सेंटर ऑफ ग्रेविटी और परपेंडिकुलर टू द प्लेन के अबाउट। इसके अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। बस इसको आप क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? mk²। किसके बराबर कर देंगे? तो k क्या आ जाएगा? r/√2। k क्या आ जाएगा? अरे हाँ ना बोलो यार। नेक्स्ट, तो ये हो गया बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन का क्वेश्चन। अब r दे रखा है आपको कितना? 5, तो 5/√2 आंसर हो जाएगा। 5/√2 आंसर हो जाएगा। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, 14 5 70 होता है, 7/2 3.5। क्या हो गया? 14 5 70 1.4। ठीक है, तो ये भी बन गया अपना। ठीक है, तो ये के आ गया अपना 3.5, है ना, तो ऑप्शन हो गया 1। इसके बाद सेक्शन सी में आप लोगों ने मेरे से नहीं पूछा है, डी में नहीं पूछा है, ई में पूछा है। 1 2 3 3 क्वेश्चन है लगातार, और ई में है ही 3 क्वेश्चन। ये और भी शानदार बात है। अब इसके बाद कह रहे हैं एक रॉड है बेटा, एक ना हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे और ना एंड से क्लैम्प्ड है, इसके अबाउट घूम रही है। तो बताना है हिंज से कितना फोर्स आ रहा होगा। बेटा मैं जानता हूं ये जो टोटल फोर्स आ रहा है, देखो mg और नॉर्मल तो आपस में कट जाएंगे। अब यहीं से जो आ रहा होगा वही फोर्स आ रहा होगा, तो फोर्स क्या होगा बेटा? टोटल फोर्स क्या होता है? टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो ω²L/2 हो जाएगा। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था। नेक्स्ट, E2 में कह रखा है कि भाई एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? जैसे ही रॉड को छोड़ा, यहां पे रॉड थी, यहां से हमने बेटा रिलीज किया, तो एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आएगा? mg इंटू L/2, mg इंटू L/2, ये L/2 बराबर ml²/3 अल्फा। अरे हाँ ना बोलो यार, तो अल्फा क्या आ जाएगा? 3g/2l। 3g बाय, नहीं आया समझ में क्या यार? आ गया। इसके बाद बेटा कह रखा है कि भाई जो हिंज है वहां से फोर्स ना आए तो उसके लिए ओमेगा क्या हो। यार ये तो हो गया ना यार, ये तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं। यहां पे ये रॉड है, ये एक्सिस है, कह रहे कितनी एंगुलर वेलोसिटी दे ताकि यहां से हिंज से फोर्स 0 आए। भैया टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? फिर mg हो जाएगा। अगर हिंज से फोर्स होता तो f वो भी ले लेते, अब तो mg ही हो गया। टोटल फोर्स क्या है? टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बस यहां से ओमेगा निकाल लें आप। ओमेगा क्या आ जाएगा? √2g/L। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था। चलिए ये भी हो गया। इसके बाद सेक्शन F, सेक्शन F में 3 6 10 12 बेटा, वो 12 है ना, 12 बेटा मेरे को मालूम है ना, मैं अपनी राइटिंग पहचान सकता हूं। 3, अच्छा 17 क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा 3, इसमें क्या है? 12 लेंथ की रॉड है, अल्फा एंगल से हमने छोड़ा, ये स्लिप नहीं कर रहा है। जैसे ही ये हॉरिजॉन्टल होगी तो बताना है क्या है? एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी बेटा? सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे हो गया? L sin अल्फा। कितनी हाइट पे हो गया? तो ग्रेविटी ने वर्क किया mg L sin अल्फा, ये ग्रेविटी ने वर्क किया, बराबर ½ I ω²। I क्या हो जाएगा? m इंटू 2l²/3, ½ I ω²। बेटा ये ग्रेविटी ने वर्क किया, mg L sin अल्फा बराबर ½ I ω²। बस यहां से ओमेगा निकाल लेंगे। ओमेगा क्या करेंगे? यहां से निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा? ओमेगा √mg/L। अच्छा ये तो 2, ये 2 से जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 3 ऊपर, √3/2 टाइप का आएगा। g
साइन एल्फा बाय एल। अरे कोई तो हाँ ना बोल दो यार, क्या हो गया? अच्छा, सेकंड वाले ऑप्शन को इन्वर्स कर दो, है ना? समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें आंसर होगा 5, नन ऑफ दिस, है ना? ठीक है, F3 हो गया। F6 क्या है बेटा? F6 में अगर A का एक्सेलरेशन 5 है, A का एक्सेलरेशन क्या है? 5। अब A का एक्सेलरेशन होगा R अल्फा। प्लीज मेरी बात सुने ध्यान से, A का एक्सेलरेशन क्या होगा? R अल्फा, है ना? और बेटा बात सुनो, B का एक्सेलरेशन क्या होगा? जो रेडियस r/2 पे है उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? r/2 आएगा, r/2 अल्फा। क्या एक्सेलरेशन आएगा? r/2 अल्फा। अरे हाँ ना तो बोलो यार भाई, पल्ले पड़ा है नहीं पल्ले पड़ा? नेक्स्ट, तो बेटा हाफ होगा, तो एक का 5 है तो दूसरे का क्या हो जाएगा? 5/2। ये हो गया F6 के बाद आपने पूछा है मेरे से F10 एंड 12। F10 ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इस एक्सिस के अबाउट घूम सकते, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा दोस्त? ml²/12 प्लस mb²/12। क्या बात मालूम है बेटा? इसके अबाउट अगर इस रॉड का क्या होगा? mb²/12 इस एक्सिस के अबाउट। अब ये मास को फैला दिया तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा? mb²/12। ये एक रॉड है, इस रॉड का क्या है? ml²/12। मास को फैला दिया तो क्या बन जाएगा? ml²/12। क्या बन जाएगा? ये रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, इसको फैला देंगे तो क्या बन जाएगा? ml²/12। नहीं है क्या? तो ml²/12 mb²/12, तो इसके अबाउट क्या है? ml²/12 प्लस mb²/12। अरे दोस्तों कह दो समझ में आ गया? अरे समझ में तो आ ही रहा होगा, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है जीवन में। हाँ तो बेटा मेरी बात सुने ध्यान से। अब बेटा यहां पर क्या है? यहां पर ना एक m मास की ऑब्जेक्ट से चिपक जा रहा है आके यहां पे, यही कह रहे हैं। तो बेटा देखो इसके अबाउट देखो, पहले एंगुलर मोमेंटम क्या था? mu इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है, mu इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है। और बाद में क्या हो जाएगा? बाद में सारा का सारा इकट्ठे घूमने लग गया ओमेगा से, तो बराबर आई ओमेगा, क्योंकि पूरी रिजिड बॉडी बन गई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? m l² क्या है? 2a² प्लस a², 5a²/12। m 5a²/12। ये तो हो गया रेक्टेंगुलर प्लेट का। और इसका क्या हो जाएगा? mr², इस पॉइंट मास का। और r क्या है बेटा? √5a/2 नहीं है बेटा, ये a ये 2a, ये √5a, ये √5a/2, ये √5a/2। तो m √5a/2 का स्क्वायर है m 5a²/4। सही बोल रहा हूं? इंटू ओमेगा भी आ जाएगा। इंटू क्या आ जाएगा? बस यहां से ओमेगा निकाल लेंगे बेटा। 12 और 12/3 का क्या है? 12/4 दैट इज 3। तो 3/5 u/a। एनर्जी कंजर्वेशन से कर ही नहीं सकते दोस्त, ये आके टक करके टकरा रही है। कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस होगा ना, कुछ तो साउंड एनर्जी में भी जाएगी ना दोस्त। कहां है? कौन है? अच्छा आप बोल रहे हो, क्या कह रहे हो बेटा? अच्छा एनर्जी कंजर्वेशन टॉपिक में लिखा हुआ है बेटा। मैंने ना कॉपी किया खाली यार, कि मेरा मॉड्यूल नहीं है, ठीक है बेटा। ये इन्होंने गलत खाली ये मतलब मिसगाइड कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन तो वैलिड है, पर वो जो साउंड में कितनी एनर्जी जाएगी, चांटा पड़ता कितनी एनर्जी थर्मल एनर्जी में जाएगी, पता ही नहीं हमको, पता ही नहीं गाल। अच्छा हाँ, तो इसके बाद बेटा कहां पे आ गए? F10 के बाद F12 कह रहे टॉर्क बताना है जो 1 मिनट में रोक दे। एक पहिया है जो घूम रहा है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है बेटा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है टॉर्क, dl/dt होता है टॉर्क, है ना। वैसे यहां पर अब अभी घूम कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रहा है? 60 आरपीएम। तो आई ओमेगा, ओमेगा क्या? 60 आरपीएम। 60 आरपीएम 60 रोटेशन होंगे तो इतना एंगल घूमेगा 1 मिनट में, 1 सेकंड में इतना घूमेगा। ये हो गया ओमेगा। ये क्या हो गया? ये हो गया ओमेगा, आई ओमेगा। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम में चेंज क्या ना, यही, क्योंकि रोकना है तो यही चेंज हो गया, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ये हो गया क्या? टॉर्क। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? π/15। क्या आ जाएगा? π/15। दोस्तों कह दो समझ में आ गया यार?
आ गया नहीं आ गया? ये हो गया F12 तक। कहां तक हो गया बेटा? इसके बाद G1 से स्टार्ट करने। कह रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस एट नॉर्थ पोल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पिनिंग अर्थ इंक्रीजेस। बेटा नॉर्थ पोल पे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ही जीरो, जब पिघलेगी तो सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण वो बाहर को जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण वो, बेटा मम्मी घर पे जब ऐसे से वो मक्खन निकालती गुर्र 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 करके, तो होता क्या, मक्खन भी ऐसे से बाहर को जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण। तो अर्थ भी घूम रही, अर्थ भी क्या हो रही है, घूम रही है, तो पानी भी क्या होगा बेटा, बाहर को निकलेगा, इक्वेटर की तरफ आएगा। दैट इज जो डिस्टेंस होगा उसका वो बढ़ जाएगा, तो आई बढ़ जाएगा। आई क्या हो जाएगा? G9। यार ये तो MU/L, पानी बाहर कैसे जाएगा? घुमा रहे ना बेटा, घुमा रहे ना, तो पानी बाहर को निकलेगा ना। आप चम्मच लो, आप चम्मच से पानी को घुमाओ, आप देखो वो बाहर को जाता है, पानी बाहर को निकलना चाहता है। किसको? बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड तो हर जगह ना सेंटर की तरफ है। यहां पे पानी बन गया, यहां पे पानी बन गया, हर तरफ इधर को परपेंडिकुलर, ना वो इधर चलाना चाह रहा है ना वो इधर लेकिन जो घूमने के कारण वो इधर को भागेगा। आगे समझ में? हाँ तुम इधर मन लगाओ। अब बेटा देखो यहां पर बेटा ये अब G9 देखो, खाली टाइम पास के लिए पूछे। MU इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंगुलर मोमेंटम होता है MUL, दिख रहा है, फिर भी पूछ लिए, चलो कि चलो आज टाइम पास करते हैं। G12 कह रहे हैं इफ द अर्थ इज ट्रीटेड एज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r मास m, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? 2/5 mr² ओमेगा। लेकिन मजा नहीं आ रहा, 2/5 mr² ओमेगा, ओमेगा क्या हो गया? 2π/80। G12 भी हो गया। G18, 19, 18, इसमें क्या कह रहे हैं? होमोजेनियस डिस्क ऑफ मास 2 किलोग्राम, रेडियस इतना, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी इतना। लीनियर मोमेंटम क्या होगा? एक्सिस के वो लीनियर मोमेंटम होता है टोटल मास इनटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, वो है 0। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? टोटल, बेटा जब पंखा घूमेगा तो टोटल मास इनटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वो क्या है? 0, 0 आएगा। इसके बाद G19, a mass m is moving with a constant velocity along a line parallel to x-axis. Its angular momentum with respect to origin or z-axis remains constant. बेटा constant velocity से चल रहा है, x-axis के parallel constant velocity, जगह कम बची है। हाँ आओ यार, एक दो लोग आ जाओ यार, भाग के यार आओ, शादाब आओ, अजीत आओ, शाबाश। बेटा ये पार्टिकल है जो कि चल रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल, mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। और v कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आराध्या बेटा समझ में आ गया? आराध्या इज अ गुड गर्ल। नेक्स्ट ये रहे ना, नए नए तो लेके आए, तुमको दिख नहीं रहे यार, ये काले वाले ढूंढ रहा था कि भाई हाँ कहां तक हो गया बेटा बता दो यार भाई प्लीज। 18, 19 के बाद 24। A boy stands over the center of a horizontal platform which is rotating freely with a speed of 2 revolution per second about a vertical axis। यार बड़ा लंबा क्वेश्चन है। हेलो पढ़ना यार, हाँ ऋतिक बेटा पढ़ो। अच्छा इसमें ये ना, उसने हाथ खोल लिए, उसके हाथ में मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 है, अब उसने हाथ खोल ली तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी घट जाएगी? घट जाएगी। बेटा देखो मेरी बात सुनो, बेटा फ्रिक्शनलेस प्लेटफॉर्म पे ना एक बच्चा घूम रहा था ऐसे मास को पकड़ के, उसने हाथ खोल दिए, तो बेटा क्या होगा? आई क्या हो गया? बढ़ गया। पर इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम। अब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी। अरे कोई तो हाँ ना बोल दो यार, आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आई ओमेगा क्या हो जाएगा बेटा? आई ओमेगा क्या हो जाएगा बताओ जरा? एल, ये जो कांस्टेंट है, आई बढ़ रहा है तो ओमेगा, आई बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आई बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या तो समझ में आ गया यार? हाँ ना बोले यार। नेक्स्ट इसके बाद 25 में पूछा है एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू r क्रॉस mv करना है। फिर देख लो किससे परपेंडिकुलर आ रहा है? i कैप, j कैप, k कैप, 1 2 -1
3 4 -2। हाँ, अब आई कैप लो ऐसे और यहां पे ब्रैकेट ब्रैकेट बनाओ, 4 -4 -4 0, तो आई कैप से ही परपेंडिकुलर हो गया, आई कैप से ही। तो अगला आगे सॉल्व भी नहीं करना है, 0 आई कैप बन गया, इसका मतलब आई कैप से ही परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर आ रहा है एंगुलर मोमेंटम। क्या दो आ गया G25। इसके बाद आपने पूछा H6। H6 में बेटा क्या है, H6 कह रहा है सॉलिड होमोजीनियस स्फीयर इज मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, पार्टली रोलिंग एंड पार्टली स्लाइडिंग। ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ मोशन टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द प्लेन इज कंजर्व्ड। हाँ, ये बात सही है बेटा, क्योंकि अगर वो कुछ रोल भी कर रहा है लेकिन घूम ज्यादा रहा है, तो मान लो फ्रिक्शन आ रहा है, ऐसे नॉर्मल आ रहा है, mg आ रहा है, mg नॉर्मल इक्वल है अपोजिट है, सेम लाइन के लॉन्ग है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा 0, टॉर्क क्या हो जाएगा, और फ्रिक्शन यहीं से पास करता है, तो टॉर्क 0, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व होने की बात ही नहीं, क्योंकि रगड़ खा रहा है, तो थर्मल एनर्जी बढ़नी है तो काइनेटिक एनर्जी तो घटनी ही घटनी है। दोस्तों कह दो आ गया, शिवम को समझ में नहीं आ रहा है, ऋतिक आगे, हाँ शशिकांत बेटा समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद बेटा क्या होगा, वैसे और ऑप्शन क्या था, ओनली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो और बकवास है, क्योंकि हाफ IC ओमेगा स्क्वायर अगर घूम ज्यादा रहा है तो हल्के हल्के एंगुलर वेलोसिटी तो अब रिड्यूस होगी, एंगुलर वेलोसिटी तो रिड्यूस होगी, हाफ IC ओमेगा स्क्वायर तो कम होगा। कह दो आ गया समझ में यार। नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास इज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट है वो कंजर्व रहेगा। हट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्यों कंजर्व रहेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg नॉर्मल का टॉर्क तो 0, लेकिन फ्रिक्शन का तो टॉर्क है। नेक्स्ट, अच्छा तभी बोले थे I1 कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड चेंजेस फ्रॉम v टू 2v, तो बताना है कि काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा। बेटा अगर कोई क्या है, सॉलिड स्फीयर डिस्क है, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में आई कहां से लेंगे, यहां से हाफ 3/2 mr² ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा क्या हो जाएगी वेलोसिटी, तो 3/4 mv स्क्वायर बेटा ये वेलोसिटी थी, और फाइनली क्या हो जाएगी 3/4 m इंटू 2v स्क्वायर, क्योंकि v से 2v हो गई, तो चेंज क्या आया 3/4 m कॉमन आया, 2v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर 3v स्क्वायर, 9/4 mv स्क्वायर, 9/4 mv स्क्वायर। I1 के बाद L14, a particle performing uniform circular motion has angular momentum L if its frequency is doubled and kinetic energy is halved, new angular momentum। फ्रीक्वेंसी डबल, तो ओमेगा को तो डबल कर दिया, ओमेगा को 2 ओमेगा कर दिया, और क्या कह रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम a particle performing uniform circular motion has angular momentum if its angular frequency and kinetic energy halved। काइनेटिक एनर्जी हाफ होने का मतलब क्या, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ कैसे होगा, ये तो ओमेगा तो डबल हो गया, तो यहां तो 4 आ गया, तो अच्छा आई के बदले I/8 हो गया, तो एंगुलर मोमेंटम जो पहले आई ओमेगा था वो क्या हो जाएगा I/8 इंटू 2 ओमेगा, तो बेटा वो क्या हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा बेटा 1/4, L/4 हो जाएगा, पहले L था तो अब क्या हो जाएगा L/4, ये हो गया L14। 15, a solid sphere is rotating in free space if the radius of the sphere is increased keeping the mass same। बेटा फ्री स्पेस में है, अब उसका रेडियस बढ़ाने का तरीका क्या है, वहां पर कुछ क्या करो, टेम्परेचर बढ़ा दो, तो क्या होगा थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा। पर ये अब जो यहां पर कोई फोर्स तो आया नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो आया नहीं, तो टॉर्क क्या है 0, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा कंजर्व, तो बेटा क्या होगा आई बढ़ेगा और ओमेगा क्या हो जाएगा घट जाएगा, ओमेगा क्या होगा घट जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो आया नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो आया नहीं। कहां तक हो गए 18 तक, 15 तक हो गए, कहां पे आ गए 18th वाला तो क्लास में कराया हुआ था, और इन्होंने ऑप्शन और भी शानदार दिए थे, R क्रॉस MV किधर को आ रहा है माइनस के कैप, किधर को आ रहा है माइनस के कैप, कौन सा ऑप्शन है देखो जरा। और अगर मान लो आप अगर ऐसे देखना चाहो mg इंटू एक्स, mg इंटू यू कॉस थीटा टी, ये हो जाएगा टॉर्क mg इंटू एक्स, नहीं समझ में, और इसको dl/dt लिख के इंटीग्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अरे हाँ ना तो बोल दो यार, mg
इंटू एक्स, एक्स क्या है यू कॉस थीटा टी। अब इंटीग्रेट कर लोगे हो जाएगा, खाली टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा यार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 18 के बाद कौन सा पूछा आप लोगों ने? 20, 21, 22। 20वां क्वेश्चन, ये भी मैंने मेरे को लग रहा करवाया था। एक डिस्क घूम रही है, उस पे एक आदमी कॉर्ड पे चल रहा है, तो जब पास में आएगा तो क्या होगा? आई कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा, जब दूर जाएगा तो आई बढ़ेगा, ओमेगा कम होगा। तो ओमेगा क्या होगा? पहले बढ़ेगा और फिर कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 करने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं। कितने बचे, कितने भाई? हाँ, तो प्यारे बच्चों ये हो गया 20, इसके बाद 21। ये एम मास है, ये भी एम मास है। अब बेटा यहां पे एक इंपल्स दिया किसी ने, और इंपल्स कितना है? एमवी। इंपल्स कितना है? इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, तो जो सिस्टम के मोमेंटम में चेंज आएगा वो तो एमवी हो गया। एमवी तो हो गया मोमेंटम, अरे हाँ ना तो बोले यार। अब जब ऐसे टकराएगा तो कुछ ये भागेगा, मान लो कुछ ये भागेगा मान लो वी डैश से, और कुछ ये जब ऐसे टकराए तो कुछ घूमेगा भी तो, अरे हाँ ना तो बोले यार। अब लेकिन अगर इस एक्सिस के अबाउट देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम पहले भी क्या था? 0, फाइनली भी क्या रहेगा? 0। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एम एल बाई 2 स्क्वायर प्लस एम एल बाई 2 स्क्वायर एम एल स्क्वायर बाई 2 ओमेगा, है ना। ये तो हो गया आई सी ओमेगा प्लस आर क्रॉस एम वी माइनस एम वी एल बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से ओमेगा क्या आ जाएगा बेटा? वी बाई एल। ओमेगा क्या आ जाएगा? नहीं आया समझ में क्या यार? बेटा जब ये ऐसे टकराएगा, याद करो एक रॉड थी, रॉड को ऐसे मारा था टक करके ग्रेविटी फ्री स्पेस में, याद आया? तो एक चक्कर मारेगा तो कितना आगे जाएगा? करवाया था क्वेश्चन, वहां पर भी बेटा यही चीज कही थी बेटा, क्योंकि फोर्स एंड से पास हो रहा है तो इसके अबाउट नेट टॉर्क क्या होगा? 0। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। अब चलेगा ये वी से और घूमेगा ओमेगा से। अरे कोई तो हाँ ना बोले यार। तो आई सी ओमेगा इधर आएगा और आर क्रॉस एम बी इधर को आएगा, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 ओमेगा माइनस एम वी एल बाई 2 इक्वल टू 0, क्योंकि पहले तो 0 था एंगुलर मोमेंटम, तो फाइनली भी 0। अरे हाँ ना तो बोल दे यार, वही तो चीज अभी भी कह रहा हूं। अब एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे बेटा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम एल बाई 2 स्क्वायर प्लस एम एल बाई 2 स्क्वायर एम एल स्क्वायर बाई 2 ओमेगा माइनस एम वी एल बाई 2। नहीं आया समझ में क्या? हाँ ना बोलो यार। शिवम मेरे दोस्त समझ में आ गए? हार्दिक क्या हो गया बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आ गया? कैसे लिखा है? एम एल स्क्वायर बाई 2 आई सी ओमेगा माइनस एम वी, क्योंकि मोमेंटम तो एम वी आना था, क्योंकि हमने मोमेंटम इंपल्स हमने क्या दी? एम वी, तो 0 था मोमेंटम, फाइनली क्या हो जाएगा? एम वी, तो माइनस एम वी एल बाई 2 इक्वल टू 0। यहां से ओमेगा निकाल लिया वी बाई एल। नहीं तो आप ऐसे कह सकते हो, क्योंकि इंपल्स हमने दिया है इसको और वो भी रॉड के परपेंडिकुलर, तो इसके पास तो स्पीड आ जाएगी v, और इसके पास अभी क्या होगी? 0। इसके पास अभी क्या होगी? तो ओमेगा क्या होगी? जो इस रॉड की ओमेगा होगी वो क्या होगी बेटा? v परपेंडिकुलर अपॉन आर, वी बाई एल। आप चाहो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो। अरे हाँ ना बोले यार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये तो होगा 21। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आया? 22 भी पूछा। 22 में क्या कह रहे हैं बेटा? अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद डिक्रीजिंग स्पीड। सर्कुलर पाथ में चल रहा है, स्पीड डिक्रीज कर रही है, तो एल इज कांस्टेंट। हट, अरे भैया यहां पर वेलोसिटी ज्यादा थी, यहां पर वेलोसिटी क्या हो गई? कम हो गई। आर क्रॉस एम वी दोनों केस में ऊपर को आ रहा है, लेकिन एम वी इंटू आर बेटा मैग्नीट्यूड तो कम हो रहा है। डायरेक्शन हाँ एल का कांस्टेंट है, और कह रहे हैं एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है। नो नो नो, स्पीड अगर घट रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर को आएगा और रेडियल तो इधर को आएगा, टोटल किधर को आ जाएगा? इधर को। अरे हाँ ना बोलो यार। नहीं आया क्या समझ में? तो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ नहीं हो सकता है, ठीक है।
इट विल मूव इन स्पाइरल पाथ। नहीं कह रहे हैं यार सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो सर्कुलर में ही चलेगा ना, स्पाइरल में क्यों चलेगा? कह रहे हैं क्वेश्चन में सर्कुलर पाथ में चल रहा है। और ठीक है, एक्सरसाइज 2 ये कौन कौन सा है? 10, 17, 18 मदद कर दो यार। 10th वाला क्वेश्चन आओ पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 10th क्वेश्चन में? अरे हाँ ना बोलो यार। 10th वाला, अ थिन वायर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म डेंसिटी रो। अच्छा, अ थिन वायर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म डेंसिटी रो, यहां पर कहना चाहिए था रो इज मास पर यूनिट लेंथ। अब कह रहे हैं इसको हमने मोड़ दिया है और बना दिया क्या हमने इसको सर्कल, और 3/2 mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। यार कैसी बात कर रहे हो यार, ये रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होगा? नहीं आया बेटा, इसके अबाउट आई होगा तो इसके अबाउट भी आई, इसके अबाउट mr², 2i बराबर mr², आई क्या हो जाएगा mr²/2, तो mr²/2 प्लस mr², 3/2 mr²। अब बेटा रो इंटू एल बराबर क्या होगा बेटा m, तो यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी? रो एल पुट कर दो, और l क्या होगा? 2πr, यहां से r की वैल्यू हो जाएगी यहां पे पुट कर दो। यार कह दो आगे भाई। बेटा कह रहे हैं एक हमारे पास l लेंथ की वायर थी, उससे बनाई हमने रिंग। उससे क्या बनाई? रिंग। अरे हाँ ना बोलो यार, पीछे वाली भी खिड़की खोलो यार, बहुत ज्यादा वो बना रखा है अब तुम लोगों ने यार। हाँ तो प्यारे बच्चों शटर खोल दो थोड़ी देर। हाँ हाँ तो प्यारे बच्चों देखो बात सुनो बहुत ध्यान से। हेलो हेलो, अच्छा ये सबको समझ में आ गया नहीं आ गया? हाँ इधर मन लगाओ भाई साहब। रो एल बराबर एम, रो एल बराबर तो 3/2 mr² है, m क्या हो जाएगा? रो एल, m क्या हो जाएगा? l बराबर 2πr, तो r क्या हो जाएगा? l/2π, l अपॉन क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट किस क्वेश्चन पे आ गया? 10 के बाद 10 के बाद 17th। यहां पर क्या है? कह रहे हैं भाई हेलो, बीम एंड पैन ऑफ अ बैलेंस हैव नेग्लिजिबल मास। बेटा जो बीम है, जो उसकी रॉड है जिससे हमने दो तराज वो लटकाए होते हैं ना, प्लेटे व्लेटे टाइप जिस पे सामान रखते हैं, कह रहे हैं वो जो पैन है और जो बीम है बेटा वो सब क्या है? मासलेस। वो क्या सब क्या है? मासलेस। कह रहे हैं एक बार वो जो वेट है वो W वेट W1 से बैलेंस होता है और एक बार W2 से, दोनों तरफ अलग अलग रख के बैलेंस हो रहा है। अब वो वेट W कितना होगा? बेटा देखो, अगर तराजू हुआ ईमानदार, तराजू हुआ ईमानदार जैसा कि अवनीत की दुकान पे है ना, तो उस केस में क्या होगा? भले इधर रखो तो भी W1 और W2 दोनों केस में क्या आएंगे? बराबर आएंगे। और वेट क्या होगा? W के बराबर। आप इधर रख के बैलेंस करो तो भी W1 से बैलेंस होगा, और इधर रख के बैलेंस करो तो भी W2 से। नहीं उसके वहां पे तराजू वराजू वाला सिस्टम है ही नहीं, उसके वहां पे इलेक्ट्रॉनिक है जिसमें उसने गड़बड़ रख रखी है। वो ईवीएम जिसने गड़बड़ करी थी वही इसके वहां पे आके गड़बड़ करके गया। हाँ चलिए आई देखिए। हाँ प्यारे बच्चों देखो बात सुनो, हालांकि मेरे को इससे कोई मतलब, मेरे को नहीं पता ईवीएम में गड़बड़ हुई थी नहीं, भाई मेरे से पूछ लो तुम, है ना, मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने भी सुना है। नहीं मतलब लोग सोचते हैं कि हुई थी। हाँ हुई थी वैसे क्या पता नहीं यार, कहाँ यार ये कहाँ ये सब काम को समझ में आ रहा है। हो भी सकता है और नहीं भी, सब कुछ पॉसिबल है भाई। अरे सब पॉसिबल, लेकिन यार जेई मेंस के पेपर में ऐसी खतरनाक वाली चीटिंग हो गई है ना, तो मतलब सब हो सकता है। पता है जब हमने पहली बार जब बंसल का जो सेंटर स्टार्ट हुआ, जिसमें आपको बताया था जहाँ पे बहुत तगड़ी फीस रखी थी, जो एलीट प्रोग्राम था, मतलब जहाँ पे अल्ट्रा रिच बच्चे आए थे, 6 लाख रुपए फीस थी साल की।
वहाँ पर उन लोगों ने ना पासवर्ड लगाया था, मतलब वाईफाई वगैरह का, कि भाई इसको कोई क्रैक ही नहीं कर पाएगा। मतलब जो इंजीनियर साहब थे वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि ये कभी भी बच्चे, मतलब टैब वगैरह दिए थे, पढ़ाई के अलावा किसी चीज़ में अगर यूज़ करेंगे तो ब्लॉक हो जाएगा। भाई उन्होंने 2 दिन में हैक कर दिया था भाई। भाई वो IITian बनने वाले बच्चे थे, उनका तो इतना तो दिमाग होगा ही ना। तो सब हो सकता है यार, ये सब, ये हैकिंग वैकिंग सब पॉसिबल है। अब चलो आओ इधर मन लगाते हैं। तुम भी पतले हो ही गए, फिर तुम भी पतले हो गए, मतलब कम मोटे रह गए। हाँ ये देखिए, अच्छा अब 17th वाले में कह रहे हैं ये जो तराजू है ये भी क्या है, हैक्ड है। अब बेटा लेकिन मेरी बात सुन, W अगर मान लो ईमानदार तराजू हो, मान लो ये ऋतिक है, ये तो ईमानदार तराजू खरीदेगा। अब क्या होगा, इस तरफ से नापेगा तो भी W1 और W2 दोनों तरफ से क्या आएंगे, बराबर आएंगे, और वो वेट के बराबर ही होंगे। जो सामान आप बेच रहे हो, आप समझ रहे हो ना, आपने वो सामान इधर से नापा, इधर रख के नापा तो W1 है, इधर रख के नापा तो W2, दोनों तरफ से क्या आएगा, बराबर आएगा, और वही होगा वेट ऑफ सामान। तो W1 W2 को बराबर करो, आंसर W आना चाहिए। वो किस में आ रहा है, खाली 1 में, और डायमेंशनली भी खाली 1 वाला ही सही है। आंसर तो वेट पूछा है ना, तो वेट तो इसमें ही आ पा रहा है। अंडर रूट ऑफ W तो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया। भैया तुम्हारा मास क्या है, कोई कहे अंडर रूट ऑफ 5 kg, अंडर रूट ऑफ 5 kg भी अंडर रूट के अंदर चाहते तो गलत हो जाएगा। स्क्वायर में भी नहीं हो सकता, इनवर्स में भी नहीं हो सकता, तो इसलिए सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट है। और अगर आपको करना हो कि अब देखो है क्या, यहां पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि तराजू जो बैलेंस कर रखा है वो कुछ एक साइड से बैलेंस कर रखा होगा, तभी जब यहां पे वेट लटकाया W, तो यहां से W1 बैलेंस कर पा रहे हैं, और जब यहां से वेट लटका रहे हैं W, तो यहां से W2 बैलेंस कर पा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं हो क्या रहा है, यहां से बेटा क्या होगा, इसका टॉर्क ज्यादा होगा, तो ये जो W2 होगा इस केस में ज्यादा होगा। इस टाइम बैलेंस करने के लिए वेट ज्यादा चाहिए होगा, और इस टाइम वो दूर है तो इस टाइम बैलेंस करने के लिए कम चाहिए। मान लो ये लेंथ L1 है और ये लेंथ L2 है, L2 L1, तो WL1 अब है तो इक्विलिब्रियम में, WL1 बराबर W2 L2, कोई तो मदद कर दो यार। और इधर क्या आ जाएगा, W1 L1 बराबर WL2, डिवाइड कर दो, L1 बाई L2 तो कट जाएगा, W बाई W1 इज इक्वल्स टू W2 बाई W, W क्या आ जाएगा, अंडर रूट W1 W2। हाँ भाई समझ में क्या, W बराबर हाँ भाई लोग समझ में आ गए। नेक्स्ट किस क्वेश्चन पे आ गए भाई अपने लोग, ये समझ में आ गया। देखो वैसे मतलब ये कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, पर ठीक है आपको आना चाहिए, सीख लेना यार ये क्वेश्चन। अब यार जो डाउट्स हैं वो आपके जरूर क्लियर रहने चाहिए यार, भले वो आपने एक्सरसाइज 2 करी है या नहीं करी है। बेटा किस क्वेश्चन पे आ गए, 18th वाले में कह रहे हैं 20 फीट लॉन्ग वो है लैडर, और फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे है, फ्रिक्शनलेस वॉल है, 60 डिग्री एंगल है, 150 पाउंड का आदमी है, 4 फीट पे चला गया, ठीक है, और पाउंड में ही फोर्स बताना है, ठीक है। बेटा देखो ये ना, ये ऐसे है, ये लैडर है 60 डिग्री का, अरे क्यों करना है भाई, ये 4 मीटर, ये आदमी यहां पे खड़ा हो गया 150 पाउंड का, देखना 150 ही है। अब देखो यहां से भी एक नॉर्मल आ रहा होगा N1, और यहां से भी आ रहा होगा एक N2, और कह रहे यहां से हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे। अब F तो N2 के बराबर ही होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में, इसके अबाउट नेट टॉर्क 0 कर लो और N2 निकाल लो। 150 इंटू 4 cos 60 मतलब 2, 150 इंटू 2 बराबर N2 इंटू 20 sin 60, N2 इंटू 20 sin 60 का जाएगा 10 रूट 3, तो यहां से N2 क्या आ जाएगा बेटा 300 बाई 10, 30 बाई रूट 3, 10 रूट 3। ऐसे क्वेश्चन करा दिए थे, इससे अच्छे कराए थे। अरे हाँ ना बोले नहीं है बेटा, क्या है ना कि देखो यहां से जो फोर्स लगाना पड़ेगा इसको क्योंकि फिसल जाएगी, ऐसे करके लगा रखा है एक फोर्स। अरे हाँ ना बोले यार, ऐसे करके लगा रखा है फोर्स, प्लीज बात सुन लो ना भाई, ऐसे करके एक लगा रखा है फोर्स,
है ना, जिससे ये इक्विलिब्रियम में रहेगी, जिससे ये नहीं आया समझ में। तो जब ये ऐसे करके फोर्स लगाए इक्विलिब्रियम में करने के लिए, तो F तो हो जाएगा N2 के बराबर और N1 क्या हो जाएगा 150 के बराबर। अब N2 निकालना, इसके अबाउट नेट टॉर्क 0 कर दी, खत्म बात है। नेक्स्ट किस क्वेश्चन पे आ गए? क्वेश्चन नंबर बोल दो 27। टाउ क्रॉस एल 0 है। टाउ क्रॉस एल 0 होने का मतलब या तो टॉर्क एल के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। बेटा अगर ए क्रॉस बी 0 होता है, ए क्रॉस बी 0 होता है। एक पेपर लिया था वहां पे, जब दक्षिणा में एक पेपर हुआ था, उसमें कुशल के 175 मार्क्स आए थे एक पेपर में फिजिक्स में, उसका यही क्वेश्चन गलत हुआ था। उसने तब भी गलती क्या करी थी, उसने क्या सोचा था, उसने सोचा था टाउ क्रॉस एल 0 है। अब मैं आपको बताता हूँ सोचा क्या था। मतलब उससे ना आप ये समझ पाओगे कि मतलब सोचा उसने कितनी मेहनत लगा के, उसने मतलब 2 4 5 मिनट लगाए पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन उसके दिमाग में अचानक से क्या है, जो उसने गलत किया था उसके दिमाग में अचानक से आगे जल्दीबाजी में टाउ क्रॉस एल 0, इसका मतलब ए क्रॉस बी 0 होता है जब परपेंडिकुलर होते हैं। उसके दिमाग में डॉट प्रोडक्ट वाली बात आ गई। क्या आ गई? प्लीज मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। उसके दिमाग में क्या आ गया? डॉट प्रोडक्ट। उसके दिमाग में क्या आ गया? डॉट प्रोडक्ट। था क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। वैसे तो मैं जस्ट बताऊं, ए क्रॉस बी 0, ए बी साइन थीटा 0 कब होगा? या तो 0 पे या 180 पे। तो बेटा या तो टॉर्क जो होगा एल के पैरेलल होगा। मान लो कोई बॉडी अगर ऐसे घूम रही है तो टॉर्क उसके पैरेलल होगा। तो बेटा पावर क्या होती है? टाउ डॉट ओमेगा। तो या तो पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, या तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा या घटेगा मैग्नीट्यूड में। उसने सोच लिया परपेंडिकुलर है। तो उसने कैसे किया था इस क्वेश्चन को? ये एल है और जो चेंज आ रहा है ना वो इधर को आ रहा है, जो टॉर्क है वो उससे परपेंडिकुलर है। तो उसने सोचा डीएल बाई डी टी तो है टॉर्क, डीएल बाई डी टी क्या है? टॉर्क। तो उसने सोचा जो चेंज आना है वो एल के परपेंडिकुलर आना है। तो उसने कहा कि भैया जब ये थोड़ा सा चेंज आएगा तो ये इधर को हो जाएगा, अब एल से फिर परपेंडिकुलर आना है, फिर वो इधर को जाए। जैसे एल जो है वो एक सर्कल के अलोंग मूव करेगा तो एल का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। सोच बहुत बढ़िया थी। मतलब अगर ये टाउ डॉट एल 0 होता तो उसने बिल्कुल सही सोचा था, और ये बहुत ही टफ क्वेश्चन होता अपने आप में अगर टाउ डॉट एल 0 होने की बात होती तो। मतलब सोच लेना, जैसे मतलब वहां पर भी तो ये करते हैं, जब सर्कुलर मोशन होता है तो पार्टिकल की वेलोसिटी जो होती है हमेशा वो आर से परपेंडिकुलर होती है। तो क्या डिस्टेंस चेंज होता है? नहीं। तो अगर एल में जो चेंज आ रहा है वो हमेशा अगर एल से परपेंडिकुलर आए, जो एल में चेंज आए, उसने सोचा डीएल बाई डी टी है टॉर्क, टॉर्क है डीएल बाई डी टी। dt टाइम में जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आएगा वो टाउ dt आएगा, ये चेंज आएगा। dt टाइम में जो एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा टाउ dt। अब वो जो टॉर्क है वो परपेंडिकुलर, तो हमेशा जो चेंज आ रहा है वो परपेंडिकुलर आ रहा है एल के। तो अगर वो चेंज परपेंडिकुलर, ये था, ये चेंज आया तो ये हो गया दिस प्लस दिस, फिर ये चेंज आया ये हो गया, तो एल का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, एल का खाली डायरेक्शन चेंज होगा। मतलब उसने सोचा बहुत बढ़िया था पर क्वेश्चन फिर गड़बड़ा गया। मतलब मेरे को ना इससे मैं निष्कर्ष खाली ये निकाल रहा हूं, जब हम मैथमेटिक्स के बेटा टच में नहीं होते ना वहां पर एरर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसने मेंस के पेपर में भी वेक्टर्स का क्वेश्चन गलत किया था, जब रोटेशन का क्वेश्चन गलत हुआ था तो भी बेटा वहां पर उसने क्या गलती कर ली आप देख रहे हो, ए क्रॉस बी 0 है। हालांकि ये एक पर्टिकुलर बच्चा, ये बहुत बड़ा सैंपल स्पेस नहीं है, लेकिन मैथमेटिकल टूल्स आपका ना इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। वो जो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वाला मैं आपको बोला कि आप लोग मेरा लेक्चर जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स बना रखे, नोट्स पढ़ लीजिएगा, है ना। वहां पर बेटा आप लोग गलती कर बैठते हैं, ये वेक्टर्स हुआ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मेरे 4 नंबर फालतू में कट दें। अब इससे कोई ये कह सकता है कि उस बच्चे की तैयारी नहीं है, पर 700 में से 700 तो नहीं आ सकते ना फिर, मतलब 720 में 720 वाला तो बच्चा नहीं रह गया ना फिर। वो कहीं पर भी छोटी सी मिस्टेक मत छोड़ो। तो अगर मैथमेटिकल टूल्स में ना बेटा ये इन जनरल ऐसे ही होता है क्योंकि अपने मैथ्स के टच में नहीं होते हैं तो जल्दीबाजी में अपने गड़बड़ कर बैठते हैं। तो जहां पर मैथमेटिकल वाली चीज आ रही, हल्का सा एक बार पॉज ले लो और फिर कर लो सॉल्व, है ना। सोचा तो उसने कमाल का था। अगर ये टाउ डॉट एल 0 हो जाए, मैं मतलब ये श्योरिटी ले सकता हूं अगर नीट के पेपर में आ जाए टाउ डॉट एल 0 है, अब एल का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, इसको सही करने वाले बच्चे बहुत ही कम होंगे, रेयर होगा, रेयर बच्चे होंगे, है ना। चलिए कौन से क्वेश्चन पे आ गए? 27 तो हो गया, 33 बेटा कह रहे हैं ये प्योर रोलिंग करता हुआ जा रहा है और फिर ये नट को खोल दिया, तो क्या प्लैंक पीछे जाएगा या आगे जाएगा? जाएगा ही नहीं, प्लैंक तो वहीं का वहीं रहेगा। अरे भाई
v इक्वल टू आर ओमेगा है, तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर आर ओमेगा प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर v, और जो एक्सेलरेशन होता है इस केस में वो किधर को होता है, ऊपर को। तो ना टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन की, ना रिलेटिव मोशन है, तो फ्रिक्शन तो आएगा ही नहीं। फ्रिक्शन तो बेटा अगर एक पहिए को रोल कर दो तो वो रोल करता ही चला जाएगा। हालांकि क्योंकि हम लोग ये मानते हैं बॉडीज रिजिड है, हम लोग क्या पढ़ रहे, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। एक्चुअली बेटा एक चीज होती है, जब प्रैक्टिकल कंडीशन होती है तो पहिया रुक जाता है, क्योंकि वहां पर एक चीज आती है रोलिंग फ्रिक्शन, जो कि रिजिड बॉडीज में नहीं लगती है। रोलिंग फ्रिक्शन केवल और केवल केस होता है रबर टाइप की बॉडीज हो, जैसे टायर होते हैं तो उन पे लगता है ना। कोई लोहे के व्हील पे भी लगता है, उस पे कम हो जाएगा, रबर के व्हील पे ज्यादा होगा। अगर आप लोहे का व्हील प्योर रोलिंग करके छोड़ोगे वो तो ज्यादा दूर जाके रुकेगा, और रबर का व्हील जो होगा वो और जल्दी रुक जाएगा। जितनी फ्लेक्सिबल चीज होगी वो उतनी जल्दी रुक जाती है। वहां पर एक और फ्रिक्शन आता है जिसके बारे में आपको पढ़ाता नहीं हूं, जिसका नाम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। क्या हो जाता है? लेकिन बेटा यहां पर क्या है, यहां पर जब अगर कोई बॉडी रोल करती हुई जा रही है, एक प्लेन सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिस पे बॉडी प्योर रोलिंग करती है, तो उस पर फ्रिक्शन क्या होगा? जीरो। तो अगर आपने प्लैंक को पहले पकड़ रखा है और आपने छोड़ भी दिया, या कोई क्या पकड़े रखने के लिए कितना फोर्स चाहिए? जीरो चाहिए, तो प्लैंक वहीं का वहीं रह जाएगा, प्लैंक वहीं का वहीं। हाँ, लेकिन अगर कोई कह दे यही इंक्लाइंड प्लेन पे आपने रोल करके छोड़ दिया, ऐसे कर दिया, अब आपने रोल करके छोड़ दिया, अब बेटा सोचो, अब इस केस में तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़नी है, तो पक्का है कि फ्रिक्शन ऊपर कोई आएगा तभी बढ़ेगी। नहीं है समझ में क्या यार? अरे हाँ ना तो बोल दो यार। और या अगर आपने मान लो कि इसको घुमा के छोड़ दिया, अब ये ऊपर जा रहा है, ऐसे करके नहीं जा रहा, अब ऊपर कैसे जा पाएगा? mg sin थीटा, नीचे को mg cos थीटा नॉर्मल चला नहीं सकते, वो फ्रिक्शन ही है जो ऊपर लेके जाता है। हाँ ना बोलो। तो बेटा जब गाड़ी नीचे उतर रही होती है या गाड़ी ऊपर चढ़ रही होती है, दोनों केस में फ्रिक्शन किधर को आता है? ऊपर को। दोनों केस में फ्रिक्शन किधर को आता है? गलत। गाड़ी नहीं, मैंने बोला पहिए को छोड़ दे तो भी फ्रिक्शन ऊपर आएगा, और पहिए को घुमा के फेंक दे तो भी बेटा फ्रिक्शन ही उसको ऊपर ले जा पाएगा। ये बात सही है, लेकिन गाड़ी के केस में तो फ्रिक्शन नीचे भी आ सकता है। मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक्सेलरेटर दे दिया, अब पहिया जितना तेज घूमना चाहिए था मैंने उससे ज्यादा तेज घुमाने की कोशिश की, तो वो रोड को पुश कर रहा है, तो फिर फ्रिक्शन नीचे को भी हो सकता है। गाड़ी के केस में फ्रिक्शन नीचे को भी हो सकता है, लेकिन अगर खाली पहिए को छोड़ दिया, फ्रिक्शन नहीं होता तो ऐसे आता ना। फ्रिक्शन नहीं होता तो एक mg लगता है, एक नॉर्मल, दोनों सेंटर से पास होते, नेट टॉर्क जीरो होता तो घूमता ही नहीं। वो कौन है जो घुमा सकता है? फ्रिक्शन। अरे कोई तो हाँ ना बोलो यार, क्या तो समझ में आ गया यार? पक्का आ गया? आगे समझ में? दीपक रेगा रहा यार, किस क्वेश्चन पे आ गया 33 के बाद? 46 में कह रहे हैं कि एक स्मूथ स्फीयर है, वो ओमेगा से जा रहा था और प्योर रोलिंग करता हुआ इलास्टिकली टकराया आइडेंटिकल स्फीयर से, है ना, सब कुछ स्मूथ है और इलास्टिक कोलिजन हुआ। बेटा अगर ये ओमेगा से जा रहा था और v वेलोसिटी थी, तो इसका अगर इलास्टिक कोलिजन होगा और सब कुछ स्मूथ है तो इसका मतलब फ्रिक्शन तो है नहीं, फिर ओमेगा तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि mg नॉर्मल और एक इससे नॉर्मल आएगा, सबका टॉर्क जीरो है, इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो, ओमेगा तो चेंज होगा नहीं। हाँ, v जो थी वो तो ट्रांसफर हो जाएगी इसको, ये v से चलना और ये घूमेगा नहीं, इसका ओमेगा b क्या होगा? जीरो होगा, और ओमेगा a क्या होगा? वो तो ओमेगा ही रह जाएगा। अरे कह दो आ गया समझ में यार? नहीं है समझ में? इसका भी ओमेगा चेंज नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो है ही नहीं। फ्रिक्शन होता तो वो इससे लड़ता तो इसको घुमा सकता था ऐसे करके, लेकिन फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो वेलोसिटी तो होती है इलास्टिक कोलिजन, वो तो इंटरचेंज हो जाती है, और ओमेगा जो था वो तो उससे घूमता रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, तो ये घूमता रह जाएगा और वो चलने लग जाएगा। हाँ ना बोलो भाई? नेक्स्ट किस क्वेश्चन पे आ गए? 52। P is the point of contact of a wheel and the ground. Radius of wheel is 1 meter. Wheel rolls on the ground without slipping. The displacement of point P when wheel completes half rotation. अच्छा ठीक है, आधा रोटेशन हो गया ना बेटा। अगर आधा रोटेशन हो गया, ये यहां पे था, ये यहां पे आ गया, तो पाई आर तो आगे गया और 2r ऊपर गया। क्या डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल पाओगे? अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अरे बोल दो आ गया यार, कर लोगे? नेक्स्ट ये कौन सा क्वेश्चन था? 52। इसके बाद क्या है? 67। ये तो मैंने बता ही दिया अभी आपको, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। कह रहे हैं कि एक पहिया जा रहा है घूमता हुआ और फिर वापस नीचे आ रहा है, तो बेटा ऊपर जाए या नीचे आए, दोनों केस में फ्रिक्शन किधर को आएगा? ऊपर को आएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों केस में अगर आपने पहिए को रोल करके छोड़ा ऊपर,
और वो वापस नहीं चल रहा। दोनों केस में फ्रिक्शन किधर को आएगा, ऊपर को, और दोनों केस में एक्सेलरेशन क्या आएगा, जी साइन थीटा बाय n+1। क्या आएगा, जी साइन थीटा बाय n+1। क्या हो गया बेटा, आ गया समझ में? चलिए, तो सारे के सारे डाउट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। थैंक यू।